नमस्कार। नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुंगेली और महासमुंद में की विजय संकल्प महारैली। महादेव घोटाले पर राज्य सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस पर किया कटाक्ष, पूछा किसके हिस्से में आया कितना पैसा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़वानी में की चुनावी जनसभा। अमित शाह की भी एमपी में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के हरदा में की जनसभा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को पीवीटीजी विकास मिशन का करेंगे शुभारंभ। मिशन के जरिए विशेष रूप से पिछड़े अनुसूचित जनजाति समूह की सामाजिक स्थिति में होगा सुधार। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने की कोशिशें जारी। मुख्यमंत्री धामी ने की राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा। धामी ने बताया कंप्रेसर के माध्यम से सुरंग के अंदर भेजी जा रही है खाद्य सामग्री। पाइप के जरिए लगातार हो रही है ऑक्सीजन आपूर्ति। और महंगाई के मोर्चे पर और राहत। इस साल अक्टूबर माह में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.87% हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को किया बर्खास्त। फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों के प्रति नरमी बरतने का था आरोप। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के मुंगेली में विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य के पहले चरण के चुनाव में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है और इसके लिए उन्होंने जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने कांग्रेस के भीतर मचे अंतर्कलह को लेकर भी उन पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर जमकर घेरा। उन्होंने खास तौर पर महादेव ऐप घोटाले का जिक्र किया और आरोप लगाया कि इसका पैसा मुख्यमंत्री के साथ ही कांग्रेस के नेताओं तक भी पहुंचा है। जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। कितने 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 जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है। प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ के वर्षों पुराने कांग्रेस के नारे को लेकर भी उन्हें घेरा। उन्होंने कांग्रेस पर जनता को मूर्ख बनाने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि असल में भाजपा की सरकार ने गरीबों के सशक्तिकरण का काम किया और 5 वर्ष में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर किया। आजादी के इतने साल बाद भी मेरे आदिवासी भाई बहनों की बदहाली की गुनहगार ये कांग्रेस है। कांग्रेस, ये कांग्रेस है
जिसने इतने साल देश भर में सरकार चलाई। 5-5 दशक तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था। 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मैं पत्रकारों से पूछता हूं, जरा कांग्रेस वालों को पूछो तो, 50 साल पहले नारा दिया था, वो नारा पूरा नहीं कर पाए, नए वादे करके कहां से लोगों को मूर्ख बनाते हो? पूछो जरा उनको। बरसों तक कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ सत्ता में रही। गरीबी हटाओ नारे के दशकों बाद भी देश के दलित, ओबीसी और आदिवासी गरीब रहे। इसकी गुनहगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद में दिन की दूसरी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर गरीबों को पक्का घर देने के काम में तेजी लाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के समय में देशवासी बड़ी संख्या में स्थानीय उत्पाद खरीद रहे हैं और कांग्रेस ने कभी भी लोगों को इसके लिए सार्वजनिक रूप से प्रेरित नहीं किया। पूरा देश वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, सब लोग हर चीज स्थानीय खरीद रहे हैं और गर्व से ले रहे हैं। क्यों? हर एक को लगता है अब देश को आगे बढ़ाना है। इतना सारा करोड़ों लोग सोशल मीडिया में है। आपको मैं चैलेंज करता हूं, कांग्रेस का एक भी ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसने ऐसी अपील की हो कि स्थानीय चीजें खरीदो, मैं चैलेंज करता हूं, उन्होंने एक नहीं की। बताइए, क्या ये देश सेवा है? क्या ये गरीबों की सेवा है? क्या ये युवाओं के रोजगार की सेवा है? क्या स्थानीय चीजें खरीदना? गांधी जी कह के गए हैं। मोदी तो गांधी जी की बात को आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द क्या हो रहा है? इसलिए ऐसे लोगों का इस देश में जितना समय ज्यादा दबदबा रहेगा ना, देश दबता जाएगा, देश दबता जाएगा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर ओबीसी समाज का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने लोगों से कांग्रेस की मानसिकता को पहचानने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस पर सत्ता में रहते हुए ओबीसी समाज को आरक्षण न देने का आरोप लगाया। मोदी तो ओबीसी है। इससे पहले देश में जो चुनाव हुए उनमें ये लोग मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को चोर कह रहे थे। यहां साहू समाज के साथ इन्होंने 5 वर्ष तक क्या किया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। इसलिए कांग्रेस की मानसिकता को पहचानना होगा। ये वही कांग्रेस है जिसने पंचायत से पार्लियामेंट तक सरकारें चलाई, लोगों ने अवसर दिया, लेकिन ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भी भाजपा का चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बड़वानी में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के लोगों से सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल हो जाती है। जहां जहां कांग्रेस आती है वहां अपराध चरम पर पहुंच जाते हैं। कांग्रेस सरकार में दंगे फसाद आम हो जाते हैं। कांग्रेस सरकार में बहनों बेटियों के साथ अत्याचार चरम पर पहुंच जाता है। लोगों के लिए अपने तीज त्योहार मनाना तक मुश्किल हो जाता है। आप पड़ोस में राजस्थान में देखिए,
बीते 5 वर्षों में क्या क्या नहीं हुआ। क्या हम कल्पना भी कर सकते थे कि भारत में हम कभी सर तन से जुदा ऐसे नारे सुनेंगे। लेकिन कांग्रेस के कुशासन में, वीर धरा राजस्थान में कैमरा के सामने हुआ। मेरे परिवारजनों, हमें राजस्थान तो बचाना ही बचाना है, लेकिन मध्य प्रदेश को किसी भी हालत में ये बर्बादी की तरफ जाने नहीं देना है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व पर कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार से लोकतंत्र को प्रदूषित कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सट्टा कारोबार और भ्रष्टाचार पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष ने चुप्पी क्यों साध रखी है। लोकतंत्र के महापर्व पर कोई वातावरण को भ्रष्टाचार से प्रदूषित कर रहा है तो वो व्यक्ति हैं भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री। और प्रदूषित ऐसा कर दिया है कि लूट खसोट भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं और खट्टे डकार एक होते हैं, सट्टे के डकार आ रहे हैं। घबराए हुए उनको भी आभास हो गया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश के विदिशा में सिरोंज में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां देश पीएम मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वहीं कांग्रेस के नेता अपने परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। कांग्रेस में अपने बेटों और परिवार को आगे बढ़ाने की ऐसी होड़ है कि सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, तो वहीं कमलनाथ अपने बेटे को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कांग्रेस की सच्चाई को जनता समझ चुकी है और जनता ने राज्य में दोबारा भाजपा को लाने का मन बना लिया है। कमलनाथ जी है जिनको नकुल नाथ को मुख्यमंत्री बनाना है, दूसरी ओर इनके साथ दिग्विजय सिंह है, बंटा धार को भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और केंद्र में सोनिया जी है, उनको राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना है। अब मुझे बताओ भाई, ये जो अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति में है, वो लोग मध्य प्रदेश और देश का भला कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? माताओं, भाइयों, बहनों, मध्य प्रदेश और देश का भला केवल और केवल देशभक्तों की टोली जैसी मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी कर। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मध्य प्रदेश के चंदेरी में कांग्रेस नेताओं और उनकी नीतियों को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सरकार ने अपने 15 महीनों के शासनकाल में राज्य में सरकारी योजनाओं को बंद करके केवल और केवल घोटाले किए हैं। मध्य प्रदेश की जनता राज्य में इस बार भी भाजपा की सरकार चाहती है। सरकार बीच में एक 1.5 साल आई, 1.5 साल में गरीब कल्याण की 51 योजनाएं बंद कर दी। अगर कमलनाथ सरकार फिर से भी आई ना, गलती से भी आई, तो ये लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर देंगे। करेंगे या नहीं करेंगे बताओ भाई। कमलनाथ सरकार ने ढेर सारे घोटाले किए। ये कमलनाथ जी के साथ 350 करोड़ का मोजर बेयर घोटाला जुड़ा हुआ है, 2400 करोड़ का
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला जुड़ा हुआ है, 600 करोड़ का इफको फर्टिलाइजर का घोटाला जुड़ा हुआ है और इसके साथ साथ 1178 करोड़ का गेहूं की खरीदी का घोटाला भी कमलनाथ की सरकार के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश के हरदा में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मध्य प्रदेश में इस बार भी कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्ज माफ करेगी। यहां आकर पिछली बार कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने कर दिया। हम यहां झूठ बोलने नहीं आए हैं। सिलेंडर कितने का मिलता है? 1200 का। आप लिख लो, चुनाव के बाद यहां मध्य प्रदेश में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हो जाएगा। और जैसे हमने कर्जा माफी की पिछली बार वायदा किया था, इस बार हम उस काम को पूरा करेंगे। 2 लाख रुपए तक का कर्जा मध्य प्रदेश के किसानों का हम माफ कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विशेष रूप से पिछड़े अनुसूचित जनजातियों को सशक्त करने के लिए एक मिशन का शुभारंभ 15 नवंबर को करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आई इस खबर में जानकारी दी गई है कि आज़ादी के बाद ये अपनी तरह का पहला मिशन होगा। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मोदी सरकार कुल 24,000 करोड़ रुपए के बजट से योजना का शुभारंभ करेगी। विशेष रूप से पिछड़े अनुसूचित जनजाति समूह की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए 2023-2024 के बजट में इस मिशन का प्रावधान किया गया है। पिछड़ी अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 28 लाख है। इसके 75 अलग अलग समूह हैं और ये देश के 22,544 गांवों में निवास करते हैं। ये गांव पिछड़े हुए हैं और संपर्क मार्गों से दूर के इलाकों में से हैं। मिशन के तहत दूरसंचार, संपर्क, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा उन तक पहुंचाने और जीविका के अन्य साधन मुहैया कराने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में अभी मतदान भी नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने हाल ही में निवाड़ी जिले के अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि अगर उनकी सरकार आई तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कमलनाथ ने निवाड़ी जिले के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो लोग अगले 5 सालों को ध्यान में रखते हुए काम करें, क्योंकि अगले 5 साल कांग्रेस सत्ता में रहेगी। ये प्रशासन पृथ्वीपुर निवाड़ी को मैं कहना चाहता हूं, ये जो आप कर रहे हैं, मैंने अभी कई बातें सुनी, कैसे प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो या बाकी प्रशासन हो, कैसे परेशान कर रहे हैं। ये सुन ले कान खोल के, कल के बाद परसों भी आएगा और क्या हिसाब लेना है आपसे, क्या उनका करना है, आप और मैं तय करेंगे और ऐसा कोई छूटेगा नहीं। ये सुन लें, 6 दिन और हैं, जो करना है कर लें, पर आगे 5 साल भी काटना पड़ेगा आपको। इस सब के बीच विधानसभा चुनावों के बीच ही कांग्रेस नेताओं के बीच लगातार जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम पिछले कुछ दिन से अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं को राम मंदिर और भगवान राम का विरोधी बताने के बाद अब उन्होंने कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला को लफंडर बताते हुए निशाना साधा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के भाग्य की विडंबना यही है कि एक ऐसे लफंडर को पार्टी का महासचिव बना रखा है जिसने राज्यसभा के चुनाव में विधायक रहते हुए भाजपा के उम्मीदवार और जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा को जितवाने का पाप सिर्फ एक अश्लील सीडी के प्रसारण को रुकवाने के लिए किया। आचार्य कृष्णम की ये प्रतिक्रिया कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान के बाद आई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रमोद कृष्णम की तरफ से पार्टी के बड़े नेताओं को हिंदू शब्द से नफरत वाले बयान पर कहा था कि आप इस तरह के ऊल जलूल लोगों को छोड़िए। सुरजेवाला मध्य प्रदेश में पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए इंदौर में थे।
इससे पहले आचार्य कृष्णम ने कहा था कि कांग्रेस में कुछ बड़े नेता ऐसे हैं जिन्हें हिंदू शब्द से ही नफरत है। उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ कांग्रेसी नेता ऐसे भी हैं जिन्हें राम मंदिर से ही नहीं बल्कि भगवान राम से भी नफरत है। उन्होंने कहा था कि सारी दुनिया जानती है कि राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए प्रयास हुए। इससे सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने केरल की वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर राज्य की वाम मोर्चा सरकार को आड़े हाथों लिया। तिरुवनंतपुरम में डीडी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री का ये दावा गलत है कि केंद्र के प्रतिकूल राजकोषीय दृष्टिकोण के कारण केरल को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए वी मुरलीधरन ने आरोप लगाया कि केरल में वित्तीय संकट राज्य सरकार के अंधाधुंध पैसे खर्च करने और राजकोषीय कुप्रबंधन के कारण है। The state government of Kerala, to hide the mismanagement and inefficiency of the state government, they are trying to put the blame on the government of India for the financial debt threat, financial problems faced by the people of the state. The people of the state are not getting the welfare pensions. They are not getting the benefit for housing. They are not getting the UGC scheme pay revision. But the reason for all this is the mismanagement of the finances of the state. हैदराबाद में आज कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद स्थित कई फार्मा कंपनियों पर आज छापेमारी चल रही है। फार्मा कंपनियों के मालिकों और कर्मचारियों के ठिकानों पर 15 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं तेलंगाना राज्य की आवासन मंत्री सबिता इंदिरा रेड्डी के आवास पर भी छापेमारी की गई है और उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी तलाशी चल रही है। सूत्रों ने कहा है कि आईटी अधिकारियों को 10 समूहों में विभाजित किया गया है और एक साथ तलाशी ली जा रही है। हाल ही में पूर्व सांसद और कांग्रेस उम्मीदवार पोंगुलेटी श्रीनिवास राव के आवास पर आईटी छापे पड़े थे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक टनल में मलबा हटाने का काम जोरों से चल रहा है। वायरलेस वॉकी टॉकी से अंदर फंसे मजदूरों से संपर्क करके सभी के सुरक्षित होने की जानकारी मिली है। मजदूरों के लिए कंप्रेसर के माध्यम से कुछ खाने के पैकेट भी अंदर भिजवाए गए हैं। वहीं टनल में पानी के पाइप के जरिए लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। सुरंग में फंसे मजदूरों में अधिकांश झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल के हैं। सुरंग से मलबा हटाने के लिए राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और पुलिस बल के साथ भारी मशीनें तैनात की गई हैं। रविवार सुबह दीपावली के दिन उत्तरकाशी में ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग का करीब 50 मीटर हिस्सा धंसने से यह हादसा हुआ है। हादसे में 40 मजदूरों के फंसे होने की जानकारी है। इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर श्रमिकों की स्थिति, राहत एवं बचाव कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल पर पहुंचकर कल से जारी राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। वहां पर मौजूद अधिकारियों से रेस्क्यू अभियान की जानकारी ली। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, बचाव का काम तेजी से चल रहा है। सुरंग के अंदर ऑक्सीजन, पानी और खाद्य सामग्री भेजी जा रही है और पाइप के जरिए लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। खाने पीने का सामान रात में कंप्रेसर के द्वारा पाइप से भेजा गया है अंदर, और पानी भी भेजा गया है। ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई चल रही है और जो जिस स्थान पर वो लोग हैं अभी, उस स्थान से आगे तक 200 मीटर का रास्ता बना हुआ है। अंदर गाड़ी भी है, अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई भी हो रही है और टेम्परेचर भी ठीक है, मतलब अभी वो सब सुरक्षित हैं, उनसे बात हो रही है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो विशेषज्ञ आए हैं वो प्लान A, B, C
3 प्लानों पर काम कर रहे हैं और सब में प्राथमिकता यही है कि सबको बाहर निकाला जाए। और ह्यूम पाइप भी उनकी पहली प्राथमिकता में से एक प्राथमिकता है कि ह्यूम पाइप अगर लगा दिया जाएगा तो सुरक्षित रूप से सब लोग बाहर निकल आएंगे। प्रदूषण के हालात पर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली प्रदेश सरकार में मंत्री गोपाल राय ने दीपावली के पटाखों पर ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने यूपी हरियाणा पर पटाखों पर पूरी तरह से बैन नहीं लगा पाने के आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने एक समीक्षा बैठक के बाद कहा कि दिल्ली में ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू रहेंगी। वायु गुणवत्ता पर हो रही राजनीति का भाजपा ने पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने AQI पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते राजनीति के बजाय अगर प्रदूषण नियंत्रण पर काम किया होता तो आज दिल्ली वासियों को प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़ता। अक्टूबर में भारत की प्रमुख खुदरा मुद्रास्फीति दर गिरकर 4.87% हो गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आज आंकड़ों को जारी किया। वहीं सितंबर महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित मुद्रास्फीति 5.02% थी। अक्टूबर में 4.87% पर CPI मुद्रास्फीति का आंकड़ा मोटे तौर पर उम्मीदों के अनुरूप है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।